गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम ये 10th क्लास का 4th लेसन ही रीड कर रहे हैं, जो कि लेसन था हमारा कृषि। तो उसकी जैसे हमने खाद्य फसलें पढ़ ली थी, फिर उसके बाद जो अन्य खाद्य फसलें होती हैं जैसे दालें थी हमारी, तिलहन वगैरह था, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पेय फसल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी पेय फसल है मुख्य रूप से दो हैं, चाय और कॉफ़ी। तो चाय के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे कि जो चाय होती है, चाय की जो खेती है वह रोपण कृषि है। जैसे कि रोपण कृषि आप जानते हैं, हमने पीछे विस्तार से पढ़ा था कि रोपण कृषि क्या होती है। और जो चाय है, सबसे पहले जो अंग्रेज़ थे वे भारत में चाय की फसल को लेकर आए थे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो भारत के अनेक लोग चाय बागानों के मालिक हैं। इसके बाद बेटा जो चाय का पौधा है वो उष्ण और उपोष्ण यानी दोनों ही उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगाया जाता है। इसको ढलवा और पहाड़ी क्षेत्र में उगाया जाता है। और जो वर्षा की मात्रा होती है यानी वर्ष भर इस चाय के पौधे के लिए समान वर्षा की जरूरत होती है, ताकि जब समान रूप से वर्षा की बौछारें होती रहती हैं तो चाय के पौधे में विकास होता है। चाय का जो पौधा होता है वो बहुत नाजुक होता है और इनकी पत्तियों को जो टूटने में समय अधिक लगता है, इसलिए चाय उगाने में श्रम यानी परिश्रम की भी बहुत आवश्यकता होती है। और चाय का पौधा ज़्यादातर हमारे जो राज्य हैं, मुख्य उत्पादक राज्य है, असम है, पश्चिमी बंगाल है, दार्जिलिंग है और जलपाईगुड़ी है जिलों की पहाड़ियों में यानी तमिलनाडु और केरल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। अगर 2015 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो चीन के बाद चाय भारत यानी चाय का जो उत्पादक राज्य है वो देश है वो भारत भी है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी बेटा, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। यानी अगर कॉफ़ी भारत में इतनी उत्तम किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है कि पूरे विश्व में यानी यह कॉफ़ी प्रसिद्ध है। और जो कॉफ़ी हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है या पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। और इस किस्म की कॉफ़ी को विश्व भर में अधिक यानी इस जो हमारी अरेबिका नामक कॉफ़ी है इसकी विश्व भर में बहुत अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक यानी जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमारी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पास है, यानी आज भी कॉफ़ी का उत्पादन या कॉफ़ी की पैदावार वहीं पर सबसे अधिक होती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बेटा बागवानी फसलें। अगर हम बागवानी फसलें क्या हैं, जब हमें फलों और सब्जियों को पंक्ति में यानी एक बाग के माध्यम से या पंक्तियों में लाइनों में उगाते हैं तो ऐसी फसल को हम बागवानी फसल कहते हैं। सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। यानी जो फलों और सब्जियों में अगर बागान देखे जाएं तो सबसे पहले चीन में है और चीन के बाद हमारा भारत देश है। भारत उष्ण और शीतोष्ण यानी दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। यानी शीतोष्ण ऋतु में भी फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और उष्ण ऋतु में भी किया जाता है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यानी सबसे ज़्यादा जो फल उगाए जाते हैं भारत में, उसमें महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। इसके बाद कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की जो फल हैं या सब्जियां हैं वो प्रमुख है। जैसे कि हम पश्चिमी बंगाल के आम हैं, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे हैं, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर हैं। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू या कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट यानी अखरोटों की विश्व भर में बहुत मांग है, क्योंकि इन राज्यों में यह जो फल और सब्जियां हैं अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बेटा अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें वह होती हैं जिन फसलों को कृषि पर तो उगाया जाता है लेकिन खाने योग्य नहीं होती।
यानी मनुष्य के प्रयोग यानी मनुष्य का प्रयोग करता है, लेकिन कच्चे माल के रूप में या उद्योगों के रूप में करता है। इसलिए इन फसलों को अखाद्य फसलें कहते हैं। जैसे कि रबड़ है, सबसे पहले हम रबड़, हमारी हेडिंग है कि रबड़ सबसे ज़्यादा जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसके लिए वर्षा की जो मात्रा है 200 सेंटीमीटर और जो हमारा तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो जलवायु है वो नम और आर्द्र यानी रबड़ की फसल के लिए उपयुक्त है। रबड़ एक महत्वपूर्ण यानी जो रबड़ होता है वो कच्चा माल होता है, जो कि इसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। इसके मुख्य जो यानी जहाँ पर रबड़ मुख्य रूप से पाई जाती है, मुख्य रूप से जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है, हमारा केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो की पहाड़ियों पर रबड़ का यानी रबड़ की फसल उगाई जाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है रेशेदार फसलें, कि जो रेशेदार फसलें हैं मुख्य रूप से हमारी रेशेदार फसलें हैं कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशा। लेकिन हमारी जो कपास है, जूट है, सन, इसको तो हम यानी मिट्टी में या भूमि पर उगा सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रेशम है बेटा, इसको हमें पेड़ पर यानी रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और उन कीड़ों से रेशम या कोकुन यानी कोकुन बोलते हैं कीड़े पालने के बाद, और उनसे जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक है कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि भारत जो है प्राचीन समय से ही सूती कपड़े का निर्यातक रहा है, और कपास से प्राचीन समय से ही भारत में उगाई जाती थी, इसलिए सूती कपड़ा भी बनाया जाता था। तो आप सभी जानते हैं कि सूती कपड़े बनाने के लिए कपास यानी कपास का जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, और दक्कन पठार के, क्योंकि दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में जो कपास है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, इसलिए दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में कपास अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है, और यह खरीफ की फसल होती है। यानी जिस समय में आप ये भी देख सकते हैं जो हमारी कपास के यानी पौधे लगे हुए हैं, आप ये पेड़ भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो कपास है बेटा, वो उसको पकने में 6 से 8 महीने का समय लगता है, और दक्कन की पहाड़ियों के अलावा इसको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश यानी जो कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद आता है टॉपिक हमारा जूट, जो कि मैंने बताया था कि जूट भी हमारी रेशेदार फसल है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ यानी जहाँ पर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, वहाँ की मिट्टी में उर्वरकता अधिक यानी उपजाऊ शक्ति अधिक होती है, इसलिए जूट उस मिट्टी पर यानी उपजाऊ मिट्टी पर या जलोढ़ मिट्टी पर अधिक होता है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और जहाँ पर यह जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और जो जूट का प्रयोग है यानी जूट का प्रयोग हम अनेक वस्तुओं के बनाने में कर सकते हैं, जैसे बोरियां बनाई जाती हैं, चटाई हैं, रस्सी हैं, तंतु हैं, व धागे, गलीचे यानी और भी अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं जूट से। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशे और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में जो जूट की मांग है वह कम हो रही है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारी हेडिंग प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। ये हम बेटा टॉपिक आपका कल पढ़ेंगे। थैंक यू।